ये फैसला करना था गांधी फैमिली को कि रायबरेली और अमेठी से कौन लड़ेगा। तो राहुल गांधी ये चाहते थे कि एक सीट से प्रियंका गांधी लड़ जाएं और मैं वायनाड से ही सांसद रहूं। लेकिन प्रियंका गांधी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, कहा था कि मैं अभी चुनावी राजनीति में नहीं आना चाहती। अब सवाल ये उठता था कि भाई अब ये सीट खाली करनी है तो कौन सी खाली करेंगे। जब सोनिया गांधी रायबरेली गई प्रचार करने के लिए तो उन्होंने वहां पे अपने भाषण में कहा कि मैं अपना बेटा आप लोगों को सौंप रही हूँ। तो उस दिन ये बात क्लियर हो गई थी कि गांधी परिवार ये सीट रिटेन करेगा। इस बात का एहसास कराया गया कि नहीं, वायनाड की जनता हमारे लिए महत्वपूर्ण है और उन्होंने हमारा मुश्किल घड़ी में साथ दिया था। तो इसलिए प्रियंका गांधी को वायनाड सीट से लड़ने के लिए राजी किया गया। राजनीति भी कांग्रेस पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है, जो पिछले लगभग 5 साल से ज्यादा कर रहे हैं। तो दक्षिण भारत को छोड़ नहीं सकते थे कि एक गांधी का वहां जाना जरूरी था। इसलिए ये फैसला किया गया कि वायनाड प्रियंका गांधी जाए। इसके साथ इनको लग रहा है कि वहां कांग्रेस पार्टी का रिवाइवल हो सकता है, क्योंकि जो दलित वोट बैंक खास तौर पर संविधान के मुद्दे पे आया है और जो कास्ट सेंसस के मुद्दे पे, जाति जनगणना के मुद्दे पे ओबीसी वोट इनकी तरफ आया है, जो मतलब गठबंधन को गया है, उसके बाद से एक उम्मीद जागी। राहुल गांधी हर एक चीज पे फ्रंट फुट पे आके खेल रहे हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उस दिन रेल मंत्री से सवाल पूछे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ऑलरेडी एक विपक्ष के नेता के तौर पे हर चीज पे आगे आके जवाब दे रहे हैं, हर चीज पे मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, जैसा पहले नहीं करते थे इतना अग्रेसिवली। तो ये एक चेंज आया है 4 जून के बाद। ये धारणा भी तोड़नी चाहिए कि आप फ्रंट सीट पे बैठ के पार्टी चलाना चाहते हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते, आप जिम्मेदारियों से डरते हो। तो उस परसेप्शन को तोड़ने के लिए अब मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी एलओपी बनेंगे। नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा। साप्ताहिक सभा में हम हर हफ्ते बड़ी राजनीतिक खबर पर बातचीत करते हैं। तो इस हफ्ते की एक बड़ी राजनीतिक खबर ये रही कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने रायबरेली और वायनाड में से रायबरेली को सांसद बने रहना पसंद किया है और वायनाड को छोड़ दिया है। वायनाड से जो जगह खाली हो रही है वहाँ से उनकी बहन प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेगी। तो ये जो राहुल गांधी का फैसला है, इसके क्या मायने हैं, ये फैसला क्यों किया, और उससे भी बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी विपक्ष के नेता का पद स्वीकार करेंगे। आपको पता ही होगा कि 2014 और 2019 में कांग्रेस की सीटें 10% से भी कम आई थी। मतलब 44 सीटें आई थी 2014 में और 52 सीटें आई थी 2019 में। तो सदन की संख्या का 10% नहीं होने के कारण कांग्रेस को लोकसभा में विपक्ष का नेता का पद भी नहीं मिला था। तो इस बार कांग्रेस के पास चूंकि 99 सांसद चुनकर आए हैं, तो उसको विपक्ष का नेता मिलना तय है। तो इस बारे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस समय जुड़ रहे हैं कांग्रेस पर पैनी नजर रखने वाले पत्रकार आदेश रावल। आदेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदेश लोकमत समाचार पत्र से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आदेश आपका। नमस्कार मिलन जी, थैंक यू। पहले तो ये बताइए कि ये जब राहुल गांधी ने चुनाव से पहले जब बात हुई थी कि वायनाड भी उनका पहला पसंद, तो इस बार वायनाड ही था। बाद में वो रायबरेली में चुनने के लिए आए और ये बार बार माना जा रहा था कि राहुल गांधी केरल में अपने आप को रखना चाहते हैं और रायबरेली वो छोड़ देंगे अंततः। तो ये जो फैसला हुआ कि वो रायबरेली में सांसद बने रहेंगे और वायनाड को खाली करेंगे, तो इसके पीछे क्या वजह रही? मिलन जी, मैं आपको ले चलता हूँ सबसे पहले कि वो जब वायनाड की वोटिंग हो गई थी और ये फैसला करना था गांधी फैमिली को कि रायबरेली और अमेठी से कौन लड़ेगा, तो राहुल गांधी ये चाहते थे कि एक सीट से प्रियंका गांधी लड़ जाए और मैं वायनाड से ही सांसद रहूं। लेकिन प्रियंका गांधी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, कहा था कि मैं अभी चुनावी राजनीति में नहीं आना चाहती। तो फिर राहुल गांधी पे इस बात का दबाव आया कि उन्हें एक सीट लड़नी पड़ेगी। तो फिर फैमिली ने तय किया कि एक सीट जो कांग्रेस प्रेसिडेंट की सीट है, सोनिया गांधी की सीट है, वो रायबरेली सीट से राहुल गांधी लड़ेंगे और अमेठी सीट जो है वो किशोरी लाल शर्मा को दे दी गई। तो उस वक्त राहुल गांधी ने ये कहा था खड़गे साहब को कि मैं अगर दोनों सीट जीत गया तो मैं वायनाड सीट रखूंगा, रायबरेली सीट खाली नहीं, खाली कर दूंगा। तो खड़गे साहब ने उनको ये कहा कि ये फैसला हम 4 तारीख के बाद करेंगे। 4 तारीख को क्या नतीजे आएंगे, क्या परिस्थितियां बनेंगी, उसके बाद हम ये फैसला करेंगे कि हमें कौन सी सीट रखनी है, कौन सी खाली करनी है। अभी आप इसको छोड़ दीजिए और मेरा आपसे ये आग्रह है कि आप
चुनाव जरूर लड़िए, आपकी दोनों पुश्तैनी सीटों छोड़नी नहीं चाहिए। एक वक्त ऐसा आ गया था मिलन जी कि अ, शीला कोल के फैमिली के जो लोग हैं उनसे बात करनी शुरू कर दी थी गांधी परिवार ने कि जी। एक सीट उन्हें दे दी जाए और एक किशोरीलाल शर्मा को दे दी गई। लेकिन बाद में खड़गे साहब के इंटरवेंशन के बाद राहुल गांधी माने और वो रायबरेली से लड़ने के लिए राजी हुए। अब सवाल ये उठता था कि भाई अब ये सीट खाली करनी है तो कौन सी खाली करेंगे। जब सोनिया गांधी रायबरेली गई प्रचार करने के लिए तो उन्होंने वहां पे अपने भाषण में कहा कि मैं अपना बेटा आप लोगों को सौंप रही हूँ। तो उस दिन ये बात क्लियर हो गई थी कि गांधी परिवार ये सीट रिटेन करेगा। अब क्योंकि 2019 में जब राहुल गांधी अमेठी से हार गए तो गांधी परिवार का ये मानना था कि उस मुश्किल घड़ी में हमारा साथ केरल के वायनाड के लोगों ने दिया, अब उनके साथ हम क्या इंसाफ करें। तो ये राहुल गांधी ने फैसला किया कि वायनाड सीट जो है पहले ये तय हुआ था कि एक छोटे किसी कार्यकर्ता को, जो लोकल कार्यकर्ता है वायनाड का, उनको ये सीट दे दी जाए। लेकिन बाद में इस बात का एहसास कराया गया कि नहीं, वायनाड की जनता हमारे लिए महत्वपूर्ण है और उन्होंने हमारा मुश्किल घड़ी में साथ दिया था। तो इसलिए प्रियंका गांधी को वायनाड सीट से लड़ने के लिए राजी किया गया। और बेसिकली ये एक संदेश भी था और दूसरा, दक्षिण भारत की राजनीति भी कांग्रेस पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है, जो पिछले लगभग 5 साल से ज्यादा कर रहे हैं। तो दक्षिण भारत को छोड़ नहीं सकते थे कि एक गांधी का वहां जाना जरूरी था। इसलिए ये फैसला किया गया कि वायनाड प्रियंका गांधी जाए। और उनकी 2019 में प्रियंका गांधी चुनावी राजनीति में आई थी आधिकारिक रूप से। और दो ठीक 5 साल के बाद प्रियंका गांधी अब चुनावी राजनीति में आ रही है। तो ये प्योरली ये फैसला फैमिली का था मिलिंद जी, और ताकि वायनाड की जनता को भी ये ना लगे कि उनकी सीट छोड़ दी। और रायबरेली के साथ तो अपना वो नाता रखना ही चाहते थे, क्योंकि सोनिया गांधी चाहती थी कि ये सीट कांग्रेस प्रेसिडेंट की सीट है, ये इस पे राहुल गांधी जरूर लड़े, इसको रिटेन करें। तो ने कहा आदेश की ये परिवार का फैसला था, गांधी परिवार का फैसला था कि रायबरेली को रखा जाए और वायनाड को छोड़ा जाए। लेकिन इसकी वजह जो मुझे समझ में आई है या जो मैंने पढ़ा है, तो एक बात तो ये आ रही है कि कांग्रेस को ये लग रहा है कि एक तरह से उत्तर प्रदेश में उसको 6 सीटें आ गई है, एक तरह से एक रिवाइवल हो गया उसका। उत्तर भारत में राजस्थान में भी सीटें आई है, हरियाणा में भी आई है, पंजाब में भी आई है। अगर आप पश्चिम में जाएँ तो महाराष्ट्र में आई है, बल्कि गुजरात में भी एक आध सीट आई है। तो क्या ये भी एक कारण था कि रायबरेली को रिटेन किया गया? क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा ये लॉजिक दिया जा रहा था कि 2026 में केरल में विधानसभा का चुनाव है और अगर राहुल गांधी वायनाड को छोड़ देंगे तो एक तरह से एक गलत संदेश चला जाएगा, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि लेफ्ट दोबारा लौट गया था सत्ता में 2021 में और कांग्रेस पार्टी को जो है विपक्ष में रहना पड़ा था। तो ये दोनों जो बातें हैं उसमें से मतलब क्या कारण रहा आपके हिसाब से कि ये रायबरेली को रखने का फैसला किया इन्होंने? नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो ये फैसला किया रायबरेली वाला कि उत्तर प्रदेश में जो आपने देखा होगा 2 दिन पहले राहुल गांधी का जन्मदिन था और उन्होंने अखिलेश यादव ने उनको जन्मदिन पे विश किया ट्विटर पे। तो राहुल गांधी ने बड़ा अपनेपन वाला जवाब दिया, खटाखट टाइप कुछ लिखा उन्होंने। तो ये बेसिकली क्या है कि उत्तर प्रदेश के साथ इनको लग रहा है कि वहां कांग्रेस पार्टी का रिवाइवल हो सकता है, क्योंकि जो जो दलित वोट बैंक खास तौर पर संविधान के मुद्दे पे आया है और जो कास्ट सेंसस के मुद्दे पे, जाति जनगणना के मुद्दे पे ओबीसी वोट इनकी तरफ आया है, जो जो मतलब गठबंधन को गया है, उसके बाद से एक उम्मीद जागी है। और जैसा मैंने कहा था मिलिंद जी कि साउथ की और नॉर्थ की पॉलिटिक्स को बैलेंस करना चाहते थे। अगर केरल को छोड़ देते और गांधी परिवार का कोई सदस्य वहां से नहीं लड़ता तो एक खराब संदेश जाता। तो इन्होंने दोनों राजनीति को, नॉर्थ की भी और साउथ की भी, उसको बैलेंस कर लिया। उस सीट को भी नहीं छोड़ा, प्रियंका गांधी की भी एंट्री होगी, उन्हें भी एक सेफ सीट मिल गई। और दूसरा, उत्तर प्रदेश में इनका अब खास जोर है। दरअसल इनका 2 राज्यों पे ज्यादा जोर रहेगा अभी, एक उत्तर प्रदेश और एक गुजरात। इन दोनों पे राहुल गांधी ने अपने रणनीतिकारों से ये कहा है कि इसके ऊपर आप मुझे एक प्रॉपर प्लान बना के दीजिए ताकि इन दोनों राज्यों पे हम काम कर सकें। 2017 में कांग्रेस पार्टी जीतते जीतते रह गई थी गुजरात में, तो इन दोनों राज्यों पे फोकस राहुल गांधी का होगा। और ये बात बिल्कुल सही है कि इन नतीजों ने थोड़ा सा राहुल गांधी को मोटिवेट भी किया। आप देखिए रेल हादसा हुआ और कल नेट यूजीसी का जो एग्जाम रद्द किया गया, राहुल गांधी हर एक चीज पे फ्रंट फुट पे आके खेल रहे हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उस दिन रेल मंत्री से सवाल पूछे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ऑलरेडी एक विपक्ष के नेता के तौर पे हर चीज पे आगे आके जवाब दे रहे हैं, हर चीज पे
मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, जैसा पहले नहीं करते थे इतना इतना अग्रेसिवली। तो ये जी। एक चेंज आया है 4 जून के बाद से। नहीं, तो जैसे आपका जो जिक्र किया कि उन्होंने अपने रणनीतिकारों से कहा है कि उत्तर प्रदेश और गुजरात पे ध्यान दें, तो ये भी नोट करने वाली बात है आदेश की जो सीएसडीएस का सर्वे आया था उसमें राहुल गांधी प्रधानमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश में उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है लोगों ने, जो सीएसडीएस ने एक सर्वे किया है। तो ये बड़ी बात है कि राहुल गांधी की जो रेटिंग है वो उत्तर प्रदेश में इतनी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ गई है और लोग उनको पसंद कर रहे हैं प्रधानमंत्री के तौर पे उनको। भी एक जो नेशनली नहीं माना जाता लेकिन उत्तर प्रदेश में उनका जो आंकड़ा है वो बेहतर हुआ है। तो जो आपने कहा कि राहुल गांधी एग्रेसिव हो गए हैं, हर विषय पर बोल रहे हैं, तो जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो दर्शकों के मन में है कि क्या राहुल गांधी विपक्ष के नेता का पद स्वीकार करेंगे। सीडब्ल्यूसी ने जो 8 जून को बैठक हुई उसमें प्रस्ताव भी पारित किया कि राहुल गांधी को विपक्ष के नेता का पद ले लेना चाहिए। तो अब आपको क्या लग रहा है कि सच में वो ये जिम्मेदारी लेंगे इस बार या वापस किसी और को दे दी जाएगी? मिलिंद जी, दो धारणाएं हैं राहुल गांधी को लेके। पहली थी भारत जोड़ो यात्रा से पहले कि राहुल गांधी एक सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है। तो ये यात्रा प्लान की गई कन्याकुमारी से कश्मीर तक, 3,700 किलोमीटर पैदल चले और 25 किलोमीटर रोज पैदल चलना पड़ता था। और ऐसी किसी यात्रा के लिए फिजिकल हेल्थ से ज्यादा मुझे लगता है कि आपका मेंटल स्टेटस मजबूत ज्यादा चाहिए। तो राहुल गांधी ने उस यात्रा के जरिए अपना वो परसेप्शन तोड़ा कि मैं सीरियस पॉलिटिशियन हूँ। और जो वो हमेशा कहते थे कि बीजेपी की आईटी सेल ने मेरे ऊपर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए मेरी छवि बर्बाद करने के लिए। अब दूसरी धारणा उनके बारे में ये है कि वो हर चीज पीछे से करना चाहते हैं। यानी खड़गे साहब कांग्रेस प्रेसिडेंट है लेकिन सारे फैसले वो करते हैं। यानी आप ड्राइविंग सीट पे क्यों नहीं आते। तो उनके जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं उनको ये कहा कि ये परसेप्शन भी तोड़ने की जरूरत है। आप पिछले 20 साल से सक्रिय राजनीति में हैं लेकिन आपके पास सारे पद पार्टी के भीतर रहे हैं। आप पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट रहे, आप एनएसयूआई कांग्रेस के इंचार्ज रहे, आप कांग्रेस प्रेसिडेंट रहे, लेकिन आपके पास 10 साल की यूपीए सरकार थी। आप सरकार में आपके पास कोई भी पद नहीं था। अब आपको फ्रंट फुट पे आके ये धारणा भी तोड़नी चाहिए कि आप फ्रंट सीट पे बैठ के पार्टी चलाना चाहते हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते, आप जिम्मेदारियों से डरते हो। तो उस परसेप्शन को तोड़ने के लिए अब मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी एलओपी बनेंगे। उनके जो भी सलाहकार हैं उनको इस बात के बारे में कहा जा रहा है। दूसरा, जिसका आपने वर्किंग कमेटी का जिक्र किया 8 तारीख को, जब वो वर्किंग कमेटी स्टार्ट हुई तो उसमें दिग्विजय सिंह, मानिक टैगोर, गौरव गोगोई, केसी वेणुगोपाल, ये सब लोगों ने जब बोलना शुरू किया तो एक स्वर में बात उठी। दूसरा मिलिंद जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये बात उस मीटिंग में तय नहीं हुई होगी, ये बात पहले ही तय कर ली गई होगी और अपने कुछ लोगों को बता दिया गया होगा कि हम इस बात के बारे में बात करेंगे। इसीलिए वो प्रस्ताव पारित किया गया कि आप बनिए। तो राहुल गांधी ने कहा कि मुझे सोचने का समय दीजिए। दूसरा, उस मीटिंग में हंसते हुए एक बात खड़गे साहब ने भी कही। उन्होंने कहा कि जब मुझे फोन आया सोनिया गांधी का कि मुझे एलओपी बनना है राज्यसभा में, तो मैंने कहा कि मैडम मैं देखता हूँ, सोचता हूँ। तो सोनिया जी ने मुझे कहा कि मैं आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लूंगी और आपने मेरी बात नहीं मानी तो खड़गे साहब ने मुस्कुराते हुए कहा कि राहुल जी, अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम आपके खिलाफ भी एक्शन लेंगे अनुशासनहीनता का। तो वो तो एक मजाक की बात थी। तो जो ये पूरा माहौल दिख रहा है, जो परसेप्शन तोड़ने की बात चल रही है कि राहुल गांधी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं, उसको तोड़ने के लिए राहुल गांधी एलओपी बनेंगे। और जैसे ही वो बनेंगे, मुझे लगता है, क्योंकि आप देखिए ना, उनके पीछे खुद के 99 सांसद हैं, विपक्ष के उनके साथ है 134 सांसद हैं। तो अब वो एक मजबूत नेता बन सकते हैं। और एक जैसे ही वो एलओपी बनेंगे, मुझे लगता है संसद के भीतर प्राइम मिनिस्टर मोदी वर्सेस राहुल गांधी हो जाएगा। और मुझे लगता है कि ऐसा ही उनके स्ट्रैटेजिस्ट चाहते हैं। ये आदेश हमको अगले हफ्ते पता चल जाएगा मेरे ख्याल से कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता की पद की जिम्मेदारी लेंगे या नहीं लेंगे। लेकिन अब एक बात परिवर्तन ये भी आया है कि अब तक कांग्रेस के जी बात ऐड करना चाहता हूँ, काफी महत्वपूर्ण है, वो मैं भूल गया था। एक एक बात ये है कि अगर राहुल गांधी नहीं बनते हैं और राहुल गांधी के नजदीकी केसी वेणुगोपाल को अगर आप संगठन महासचिव से हटा के एलओपी बना दो, तो पार्टी का जो फिलहाल स्टेटस को है ना, वो पूरा चेंज करना पड़ेगा आपको। फिर जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन किसको लाएंगे, फिर वहां मतलब आप सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। पार्टी के भीतर स्टेटस, एक मिनट, पार्टी के भीतर स्टेटस को रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसीलिए मुझे लगता है कि
जो सबसे नजदीकी व्यक्ति है राहुल गांधी के, केसी वेणुगोपाल, वो भी ये चाहते हैं कि राहुल गांधी एलओपी बन जाए और मैं इधर संगठन महासचिव बना रहूं। और नाम पड़े आपके मतलब मैं आपसे पूछना चाहता था, जैसे शैलजा का भी नाम चला कि भाई शैलजा को बना दे, मनीष तिवारी कोई बना दे, या गौरव गोगोई को डिप्टी लीडर बना दे, तो आपको लगता है मतलब इनमें सबसे सीरियस कंटेंडर तो मेरी नज़र में शैलजा ही होती है अगर उनको बनाना चाहे तो? कि इसलिए नहीं होंगी क्योंकि जो आपके राज्यसभा के नेता हैं वो दलित हैं, वो कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं दलित हैं, और शैलजा जी दलित हैं। दोनों हाउसेस में आप दोनों नेताओं को दलित नहीं बना सकते, ऐसा मुझे लगता है। शैलजा जी सीनियर हैं, काबिल हैं और परिवार उन पे भरोसा करता है, उनकी वफादार भी मानी जाती है। मनीष तिवारी का नाम मुझे इसलिए नहीं लगता कि क्योंकि वो G23 में रह चुके हैं। तो जब रणदीप सुरजेवाला को मीडिया इंचार्ज से हटाया था और ये था कि नया इंचार्ज कौन बनेगा मीडिया का, तो तब भी उनका नाम आया था। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा ट्रस्ट डेफिशिएट है कहीं ना कहीं फैमिली के बीच में और मनीष तिवारी के बीच में। और तीसरा नाम आपने कहा गौरव गोगोई। गौरव गोगोई अच्छा नाम है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो राहुल गांधी के नजदीक नेता है वो चाहेंगे कि गौरव गोगोई को इतना बड़ा पद अभी मिल जाए। तो ये सब कयास लगाए जा रहे हैं। मैंने इसलिए कहा ना कि पार्टी का और स्टेटस को मेंटेन करने के लिए जरूरी है वो जो, और जो ये पूरी रूपरेखा बनाई गई है ना, जो ये मतलब पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई है वो इसीलिए लिखी गई है कि राहुल गांधी का परसेप्शन भी टूट जाए कि वो बैक सीट पर करना नहीं चाहते, वो लीडर भी बन जाए। और जब आप एलओपी बनोगे तो जितनी भी सरकारी और बड़े पदों की अपॉइंटमेंट सीबीआई चीफ की है, चीफ जस्टिस की है, उन सब में आप बैठेंगे और ब्यूरोक्रेसी में भी आपका एक मैसेज होगा और लोग आपसे भी आके बात करेंगे। तो ये सब बातें भी उसके पीछे हैं। तो जी। खाली एलओपी बनने से या आपका स्टेटस बढ़ेगा कि आपको आपको बड़ा घर या बड़ी गाड़ी मिल जाएगी, वो एक अलग चीज है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी ब्यूरोक्रेसी में जब सीबीआई चीफ की अपॉइंटमेंट होगी तो आप वहां बैठेंगे तो जाहिर तौर पर जितने लोगों के नाम पैनल में होंगे वो आपसे भी संपर्क करेंगे ना कि भैया हम भी हैं, हमारा भी ख्याल रखिएगा, हम भी आपका ख्याल रखेंगे, जैसा जैसा राजनीति में होता है। तो अभी तक कांग्रेस पार्टी के पास वो स्टेटस था नहीं पिछले 2 टर्म से। तो अब जब वो आ गया है और रिजल्ट आप देखिए, रिजल्ट के लेके बार बार कांग्रेस पार्टी बहुत उत्साहित है, चुनावी हार के बाद उत्साहित है। उनको लगता है कि हमने मोदी जी का बहुमत रोक दिया, यही हमारी जीत है। तो इतने इतने ज्यादा उत्साहित है और हर चीज में आप ये कह रहे हो कि उनकी नैतिक हार हो गई है, सरकार कभी भी गिर जाएगी। तो ये जो बार बार ये कहते हैं सरकार कभी भी गिर जाएगी, उनको पता है नहीं गिर सकती। अगर आप टीडीपी और जेडीयू दोनों को ले आओ तब भी नहीं गिर सकती। बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, वो मेंटल गेम खेल रहे हैं, दिमाग पे चोट मार रहे हैं बार बार। तो और वो ये करते रहेंगे, उनको पता है इस बात के बारे में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ मेंटेन करने के लिए राहुल गांधी फाइनली इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे कि वो एलओपी बन जाएंगे। और अगले हफ्ते जब 24 तारीख से सेशन स्टार्ट होगा उसमें इनको बताना ही पड़ेगा कि हमारा एलओपी कौन है। तो ज्यादा संभावना इस बात की है मिलन जी कि राहुल गांधी एलओपी बनेंगे। नरेश, मैं एक बात जानना चाहता हूँ आपसे कि जो आपने कहा कि प्रियंका गांधी जो है वो चुनाव लड़ने को लेकर उत्सुक नहीं थी जब उनको कहा गया था कि आप चुनाव लड़िए, तो आप जबकि प्रियंका गांधी भी संभावना तो यही है कि वो भी चुनाव जीत ही जाएगी ऐसा लगता है, तो गांधी परिवार के 2 सदस्य मतलब भाई बहन लोकसभा में हो सकते हैं और माँ जो है वो राज्यसभा, मतलब संसद में 3 सदस्य गांधी परिवार के होंगे। लेकिन सवाल ये है कि प्रियंका गांधी, जैसा आपने कहा कि वो उनमें एक हिचकिचाहट थी कि वो आएंगी या नहीं आएंगी, या संसद बनेंगी कि नहीं बनेंगी। अब ये जब दूर हो गई है तो ये एक जो डायनामिक्स है भाई बहन का या कांग्रेस पार्टी के अंदर की जो बातें हैं उसमें अब क्या बदलाव होगा? नहीं देखिए, पहले गांधी परिवार इस बात से घबरा रहा था कि 3 लोगों को सक्रिय पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए और इसीलिए प्रियंका गांधी को चुनाव नहीं लड़वाया गया था। लेकिन जब 4 तारीख के बाद नतीजे आए और मुझे मुझे ऐसा लगता है मिलन जी कि राजनीतिक परिस्थितियों के कारण प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही हैं। परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि अब गांधी परिवार के पास ऑप्शन नहीं है कि वो वायनाड में किसे उतारे या किसे वो सीट दे, क्योंकि वो अपने एक रिश्ता रखना चाहते हैं दक्षिण भारत से और केरल से। क्योंकि केरल ने जो जितना भी 19 का आप रिजल्ट देख लीजिए, काफी अच्छी संख्या में वहां से सांसद जीत के आए थे, अब की बार भी। तो दक्षिण भारत ने हमेशा कांग्रेस पार्टी का साथ दिया है और खासकर गांधी परिवार को ही लगता है। तो राजनीतिक परिस्थितियों के कारण प्रियंका गांधी जो है वो चुनाव लड़ रही है, क्योंकि उनको भी इस बात का पता है कि उनके ऊपर बार बार परिवारवाद का आरोप लगता है। और जब इस बात का फैसला किया गया था कि गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष होगा, उसके पीछे की वजह भी यही थी कि राहुल गांधी ने कहा था कि नहीं,
और अगर अगर तब सोचते तो तब भी तो प्रियंका गांधी एक कंटेंडर थी कि वो भी तो कांग्रेस प्रेसिडेंट बन सकती थी। लेकिन नहीं, ये फैसला किया गया कि नहीं, गांधी परिवार से बाहर का व्यक्ति बनेगा तो खड़गे साहब बने। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि परिस्थितियां ऐसी बनी कि प्रियंका गांधी सक्रिय पॉलिटिक्स में आ गई हैं। और रही बात की भाई पार्टी के भीतर क्या चर्चा है, क्या बातचीत है, क्योंकि प्रियंका गांधी पहली बार सांसद बनेंगी और राहुल गांधी भी लगभग मुझे लगता है पांचवी बार सांसद बन गए हैं। तो एक जो एक्सपीरियंस होता है पॉलिटिशियन का, या पॉलिटिक्स में जो एक्सपीरियंस होता है, उसमें मुझे लगता है वो काफी आगे हैं और कांग्रेस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। प्रियंका गांधी अपने भाई के लिए अभी तक जो 20 साल की उनकी पॉलिटिक्स रही है, और खासतौर पे पिछले 10 साल की, उसमें क्राइसिस मैनेजमेंट करती रही हैं। जहां भी कोई समस्या होती है वो प्रियंका गांधी ही उसको सॉल्व करती है, और राहुल गांधी नहीं कर सकते, उनका वैसा नेचर नहीं है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, G23 बना था, और जब 2022 में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से हारी, तो G23 को डिसमेंटल करने की बात हुई, तो प्रियंका गांधी ने वो असाइनमेंट लिया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बातचीत करी, और फाइनली उसको उस इशू को डिसॉल्व कर दिया गया। अब इस चुनाव में पप्पू यादव की ज्वाइन पार्टी को मर्ज कराना था, लाल सिंह को लाना था जम्मू से, ये सब चीजें जब हिमाचल की सरकार पे संकट आया, तो वो प्रियंका गांधी ने लिया कि यस मैं ठीक करती हूँ। तो ऐसे प्रियंका गांधी जितने भी क्राइसिस मैनेजमेंट के काम है राहुल गांधी के और पार्टी के, वो उनके हिस्से में आते हैं, वो उनका असाइनमेंट है बेसिकली। और जो जो लार्जर पर्सपेक्टिव की बात होती है वो राहुल गांधी करते हैं। जैसे आपने चुनाव में देखा कि संविधान का मुद्दा, कास्ट सेंसस का मुद्दा, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की नीट की बात की, छात्रों छात्रों से मुलाकात की। तो उनका काम, दोनों के रोल अलग हैं बेसिकली। और मुझे ऐसा लगता है कि जब इन चीजों को देखता हूं, तो कि पार्टी फैमिली ने बेसिकली ये डिसाइड कर लिया कि किसको क्या करना है। तो ये जब इनके काम देख के और उसका एनालिसिस करते हैं, तो उसमें चीजें लगभग क्लियर है मिलन जी। लीडरशिप मुझे लगता है फिलहाल राहुल गांधी के हिस्से में ही है। धन्यवाद आदेश इस बातचीत के लिए। तो हमारे साथ जुड़े थे आदेश रावल, जिन्होंने हमें ये बताया, एक तो पहली बात ये कही है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता के पद की जिम्मेदारी अगले हफ्ते ले सकते हैं। हमें फिर भी इसकी औपचारिक घोषणा का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी अपने आप को एक गंभीर पॉलिटिशियन या एक ऑल्टरनेटिव के तौर पे पेश करना चाहते हैं, इसलिए वो सदन में सक्रिय भूमिका में दिख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि उन्होंने रायबरेली को इसलिए चुना है क्योंकि उत्तर भारत में कांग्रेस का रिवाइवल होता हुआ दिख रहा है, और जैसा कि आदेश ने बताया कि उनके जो रणनीतिकार हैं उन्होंने ये कहा है कि उनकी राय ये है कि उत्तर प्रदेश और गुजरात पे फोकस रहना चाहिए कांग्रेस पार्टी का। ये भी एक कारण है कि रायबरेली को रखा गया है। और प्रियंका गांधी के बारे में सबसे आखिर में जो बातचीत हुई कि प्रियंका गांधी एक संकट मोचक की भूमिका, जो क्राइसिस मैनेजमेंट वाली जो भूमिका है वो करती रहेगी, और केरल में उनको उम्मीदवारी इसलिए दी गई है कि दक्षिण भारत के साथ कांग्रेस पार्टी का जो नाता बना हुआ है उसको और मजबूत किया जाए या उसको बरकरार रखा जाए। तो आज साप्ताहिक सभा में जुड़ने के लिए आदेश आपका एक बार फिर से धन्यवाद। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपके कोई सवाल है, कमेंट है, तो कमेंट बॉक्स में डालिए, हम अगली बार उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।